ओके स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके पास आता है इनलाइन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इनलाइन फंक्शन क्या होता है, एक डेफिनेशन इसकी रीड कर लेते हैं। इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज ए पावरफुल कॉन्सेप्ट दैट इज कॉमनली यूज्ड विद क्लासेस। ठीक है, इनलाइन फंक्शन को हम क्लासेस के साथ यूज करते हैं सी प्लस प्लस में। इफ ए फंक्शन इज इनलाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, इसके ऊपर फोकस करना। इफ ए फंक्शन इज इनलाइन, द कंपाइलर प्लेस ए कॉपी ऑफ द कोड। कंपाइलर क्या करेगा, अगर आप कोई भी एज ए फंक्शन इनलाइन लेते हो तो कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड की कॉपी को प्लेस करेगा ऑफ दैट फंक्शन, फंक्शन के कोड की, एट ईच पॉइंट जहां पे हम फंक्शन को कॉल्ड करते हैं कंपाइल टाइम के ऊपर। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, फंक्शन के कोड को कॉपी करेगा जहां पे हम कंपाइल टाइम के ऊपर फंक्शन को कॉल्ड करते हैं। एनी चेंज टू एन इनलाइन फंक्शन could require are all clients of the function to be recompiled because compiler would need to replace all the code once again, otherwise it will continue with old functionality. अब क्या होता है स्टूडेंट कि किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो हमने तरीका देखा था कि हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये एक सिंपल तरीका था। और जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग फंक्शन से प्रोग्राम कंट्रोल्ड जो है, कॉलिंग फंक्शन से जो प्रोग्राम कंट्रोल्ड है वो कॉल्ड फंक्शन में जंप करता है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। उससे क्या होता है कि जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो कॉल्ड फंक्शन में जंप करता है और कॉल्ड फंक्शन के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके, और जो कॉल्ड फंक्शन है उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके कॉलिंग फंक्शन में जंप करता है, वापस कॉलिंग फंक्शन में जंप करता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब एक ही टाइप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रोग्राम में किसी फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम में आपको फंक्शन को कई बार आपको कॉल करना पड़ता है, ठीक है, जिससे जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो कई बार कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन, वो कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में जंप करता है। ठीक है, अगर हमें एक ही टाइप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना हो तो इससे क्या होगा कि जब इस तरीके से बार बार प्रोग्राम कंट्रोल जो है हमारा जंप करता है, उससे क्या होता है कि जो सीपीयू है, ठीक है, वो उसमें काफी टाइम आपका वेस्ट चला जाता है। क्योंकि जब हम एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो बार बार क्या होगा कि जो कॉल्ड फंक्शन है वो उस आपके पास, जो कॉलिंग फंक्शन है वो कॉल्ड फंक्शन में जंप करेगा एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो उससे सीपीयू, उससे काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो कॉल्ड फंक्शन है वो कई बार अपने आप को ही कॉल कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन कहते हैं। मैंने आपको सी प्लस प्लस में फंक्शन रिकर्शन भी बताया था कि जिसमें एक फंक्शन अपने आप को कई बार कॉल करता है। और जब कोई फंक्शन रिकर्शन की कंडीशन में होता है, ठीक है, तब वो केवल खुद को ही कॉल नहीं करता बल्कि कॉलिंग के टाइम वो अपने जो उसके पिछले जो आपके पास वैल्यूज होती है उनको भी सेव करता है और कॉल्ड फंक्शन को क्या करता है, कुछ वैल्यू भेजता है। तो इस तरह की कॉलिंग में फंक्शन को जो कई बार जंपिंग करनी पड़ती है उससे काफी टाइम जो होता है वो वेस्ट होता है, और इस टाइम वेस्ट होने की वजह से प्रोग्राम की स्पीड के ऊपर भी असर पड़ता है। अब अगर फंक्शंस, कुछ फंक्शंस होते हैं जो काफी छोटे होते हैं, अगर हम उनको मेमोरी में ही स्टोर करके रख लें तो हमें बार बार फंक्शन को कॉल करने पर फंक्शन मेमोरी में लोड व अनलोड नहीं होगा। जो फंक्शंस आपके छोटे होते हैं तो उनको मेमोरी में ही स्टोर कर लें, उनको अगर मेमोरी में ही स्टोर कर लें, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपके पास कि आपको फंक्शन कॉल करने पर फंक्शन मेमोरी में लोड व अनलोड नहीं होगा।
जिससे प्रोग्राम कंट्रोल को ज्यादा जंपिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्राम कंट्रोल को जंपिंग तब करनी पड़ती है जब हम फंक्शन को मेमोरी में बार बार लोड व अनलोड करते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस के कंपाइलर को डिजाइन करने वाले जब डिजाइनर्स थे, उन्होंने इस चीज को समझा और सी प्लस प्लस के लिए कंपाइलर में एक इनलाइन फंक्शन को अरेंज कर दिया। इनलाइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिससे कॉल करने पर प्रोग्राम कंट्रोल उस कॉल्ड फंक्शन में नहीं जाता। अगर हम स्टूडेंट इनलाइन फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर हम ऐसा फंक्शन जिसको हम कॉल करते हैं तो कॉल करने पर वो प्रोग्राम कंट्रोल उस कॉल्ड फंक्शन में नहीं जाता, बल्कि प्रोग्राम कंट्रोल जहां पर होता है वहीं पर ही इनलाइन फंक्शन एक्सपेंड हो जाता है। तो जो प्रोग्राम कंट्रोल होगा जहां पर होगा वहीं पर ही इनलाइन फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। और जो प्रोग्राम है वो अपने नॉर्मल फ्लो में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इनलाइन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम कंट्रोल को जंपिंग में किसी भी प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। कहने का पर्पस ये है कि अगर आप फंक्शन को इनलाइन बनाते हो तो इससे जो आपकी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने की जो स्पीड है वो काफी कम हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो किसी फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए हमें केवल डिफाइन किए जा रहे फंक्शन के पहले कीवर्ड, इन पहले फंक्शन के पहले इनलाइन कीवर्ड का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो देखो क्या कहता है आपको इसमें, टू इनलाइन ए फंक्शन प्लेस द कीवर्ड इनलाइन बिफोर द फंक्शन नेम एंड डिफाइन द फंक्शन बिफोर एनी कॉल आर मेड टू द फंक्शन। Compiler can ignore the inline qualifier in case defined function is more than a line. और ये भी हो सकता है कि अगर आपने मान लीजिए एक प्रोग्राम के अंदर काफी सारे फंक्शंस यूज कर लिए तो ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। कंपाइलर केवल कई बार क्या कर सकता है, उस इनलाइन को इग्नोर भी कर सकता है। किस केस में, जब आपने अगर फंक्शन को डिफाइन किया वो एक से ज्यादा लाइन का है, कंपाइलर उसको इग्नोर भी कर देगा। ठीक है ना। तो ए फंक्शन डेफिनेशन इन ए क्लास डेफिनेशन इज एन इनलाइन डेफिनेशन, इनलाइन फंक्शन डेफिनेशन इवन विदाउट द यूज ऑफ इनलाइन स्पेसिफायर। ठीक है, तो इनलाइन फंक्शन क्या है कि अगर आप फंक्शन से पहले इनलाइन कीवर्ड का यूज कर लेते हो तो जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल है, एक ऐसा फंक्शन जिसे कॉल करने पर जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल है वो कॉल्ड फंक्शन में नहीं जाकर बल्कि इनलाइन फंक्शन में ही एक्सपेंड हो जाता है और प्रोग्राम अपने नॉर्मल फ्लो में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, प्रोग्राम की अगर हमें स्पीड बनानी हो, ठीक है, पर इनलाइन फंक्शन जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे फंक्शंस के लिए जो इनलाइन फंक्शन हम यूज करते हैं वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पे एक जो है इसके अंदर आपको यहाँ पे एक सिंटेक्स मिलेगा। यहाँ पे ये आपके पास एक प्रोग्राम है, लेकिन इनलाइन के लिए ना स्टूडेंट आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर करते हैं तो हमें कुछ कंडीशंस को ध्यान में भी रखना पड़ेगा। अगर फंक्शन में ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो फंक्शन को किसी प्रोग्राम में हमें बार बार कॉल करना पड़ रहा है, तब इनलाइन लगाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, तब ऐसे फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर करने पर हमें काफी ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि प्रोग्राम के ऊपर जो है आपका ज्यादा लोड पड़ जाएगा। तो आपने फंक्शन में ज्यादा स्टेटमेंट आपने यूज नहीं करनी। हम केवल उन्हीं फंक्शंस को इनलाइन कर सकते हैं या इनलाइन डिक्लेयर करना चाहिए कि जो आपका फंक्शन छोटा हो। सभी फंक्शंस को नॉर्मल ही रखना चाहिए। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर करेंगे तो हम इससे हमें काफी मेमोरी लगेगी और उतना हमें टाइम भी जो है हमारा वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए बहुत कम जो है हम फंक्शन को इनलाइन करते हैं। ठीक हो गई बात। तो मैं फिर बता रहा हूं कि अगर एक फंक्शन इनलाइन होता है तो कंपाइलर क्या काम करता है, फंक्शन के, जैसे मैंने ऊपर यहां पे आपको बताया, फंक्शन के कोड की कॉपी, फंक्शन के कोड की कॉपी को फंक्शन कॉल की जगह रखता है। ठीक है, और इससे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो तेज हो जाता है और इनलाइन फंक्शन का प्रयोग करके हम फंक्शन कॉल के
ओवरहेड को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है बात। तो अब ये हमारे पास एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया, इसके अंदर इनलाइन एक कीवर्ड यूज किया। और स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे इनलाइन यूज नहीं करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि ये आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। प्रोग्राम पूरा चलेगा स्टूडेंट आपका ये वाला। ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं। तो मैं अपना यहां से कोड ब्लॉक ओपन कर लेता हूं। ये मैंने अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लिया। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इस कोड ब्लॉक के अंदर इस प्रोग्राम की कोडिंग करूंगा। तो जैसे मैं क्या लिखता हूँ, हैश इंक्लूड, कोड ब्लॉक में आईओस्ट्रीम डॉट एच नहीं हम लिखते। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। सेव के ऊपर जाऊंगा मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ inline1.cpp। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std inline inline int max। यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसके अंदर फंक्शन हमने बनाया मैक्स नाम का, जिसके अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट ले लिए, इंट एक्स इंट वाई। कर्ली ब्रेसेस को मैंने स्टार्ट किया, रिटर्न एक्स अगर बड़ा है वाई से। तो ये मैंने आपको कंडीशनल ऑपरेटर करवाया था, आपको याद होगा, एक्स वाई। अगर एक्स बड़ा है वाई से तो एक्स पार्ट चले, अदरवाइज वाई। इसको हमने यहां बंद कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, मेन फंक्शन हम यहाँ पे लेंगे, इंट मेन सी आउट मैक्स 20,10 मैक्स 20,10 एंडल। सी आउट मैक्स 0,200 मैक्स सी आउट 100,100। यहाँ पे हमने रिटर्न 0 डाल दिया। इस प्रोग्राम को मैं फाइल पे जाता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ। इनलाइन में अभी हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया कोड ब्लॉक के अंदर। ठीक है। ये एक हमारा नॉर्मल फंक्शन है, हमने इसमें इनलाइन यूज नहीं किया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, तो देखो यहां से रन होता है ये प्रोग्राम। बिल्ड एंड रन पे मैं क्लिक करता हूं।
अब मुझे इसमें गगन, अब इसमें आप सुन, अब आपको आ रही है वैभव, आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन को, मेरी आवाज क्लियरली सुन पा रहे हो? जब मुझे कमेंट करके बताओ कि बीच में ये कनेक्शन जो है वो टूट गया था। तो अब आपको ये प्रोग्राम स्क्रीन और नजर आ रही है? कमेंट करके बताओ जरा मुझे। आवाज भी आ रही है मेरी? ओके स्टूडेंट, तो ये हमने एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाया जिसकी ये आपके पास आउटपुट आ रही है। ठीक है, कि मैक्सिमम हमने वैल्यू निकालनी है। अब इसमें जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम है वो इतने सेकंड है, 0.375। अभी हमने यहाँ पे इनलाइन का यूज नहीं किया, हमने एक छोटा सा हमने ये फंक्शन बनाया। तो इनलाइन का मतलब क्या होता है? आपके पास स्क्रीन नहीं दिख रही सर? वैभव स्क्रीन तो दिखनी चाहिए, यहां से तो पूरा स्क्रीन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये आपको क्या कहते हैं इसमें, ये सर ये एकदम हाँ, ब्लैक स्क्रीन है। ये तो ठीक है आउटपुट वो वाली स्क्रीन दिखने आ रही मुझे है ना। लगा। एक ये प्रोग्राम कोड ब्लॉक वाली स्क्रीन नजर नहीं आ रही जिसपे मैंने कोडिंग की हुई है वैभव? एक मिनट, आप दोबारा ज्वाइन करो इसको आप। जी सर अब दिखेगा। ओके ओके। तो ये मैंने एक कोड ब्लॉक के अंदर एक प्रोग्राम लिखा सिंपल फंक्शन का। ये मैं ऑलरेडी आपको फंक्शन का कंसेप्ट पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसमें ये आपके पास आउटपुट आ रही है और ये एग्जीक्यूशन टाइम जो इसका बता रहा है 0.375 सेकेंड। और गगन मैं आपको बता दूं, जो मैंने आज आपको टॉपिक जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन का काम क्या होता है कि ये हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ा देता है। लेकिन जो आपके प्रोग्राम के अंदर आप जो फंक्शन यूज करते हो, फंक्शन में ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, फंक्शन में स्टेटमेंट्स कम होनी चाहिए आपके पास। प्रोग्राम छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उस केस में हम इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कोड ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसकी ये आपके पास आउटपुट आ रही है कि इस प्रोग्राम को अभी विदाउट इनलाइन एग्जीक्यूशन टाइम होने में 0.375 सेकेंड लगते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ से अभी ये टाइम नोट कर लो आप कि इसके एग्जीक्यूशन टाइम में कितना लग रहा है, 0.375 सेकेंड। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूं और यहाँ पे अब मैं इनलाइन का यूज करता हूं। ठीक है, ये इनलाइन क्या होता है स्टूडेंट? इनलाइन एक कीवर्ड होता है। इनलाइन इज ए कीवर्ड। ठीक है, और जो ये इनलाइन हम इसके अंदर यूज करते हैं, ये कोई आपके पास कमांड नहीं है, ये तो हम एक रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, वो कंपाइलर्स इस कंपाइलर को रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि वो हमारे फंक्शन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ा दे। ये कोई आपके पास कमांड नहीं है आपका। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे जो पहले प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन टाइम बता रहा था 0.375, और जब हम यहाँ पे इनलाइन यूज कर रहे हैं तो देखो उससे टाइम आपका कितना कम हो गया, 0.154। 0.154 आपके पास टाइम जो है इसमें लग रहा है। तो इनलाइन फंक्शन कोई फंक्शन का नाम नहीं है, ये एक कीवर्ड है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन को फंक्शन कॉलिंग के बिल्कुल एट वंस एकदम एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में दिए हुए फंक्शन को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल करता है, ठीक है, कहीं भी कॉल करता है, तो कंपाइलर क्या करेगा, प्रोग्राम कंट्रोल को उस फंक्शन पर ट्रांसफर कर देगा।
ताकि उस फंक्शन की डेफिनेशन को रीड किया जा सके, उस फंक्शन में क्या करना है। जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो कंपाइलर क्या करेगा, उस प्रोग्राम कंट्रोल को उस फंक्शन के पास वापस रिटर्न कर देगा, जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फ्लो में जो बार बार रुकावट आती है, इसलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज होता है, परफॉर्मेंस जो होती है डिक्रीज होती है। तो इस चीज से बचने के लिए प्रोग्रामर क्या करते हैं कि इन लाइन फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इनलाइन के लिए उसको इनलाइन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इस कीवर्ड का यूज करने से कंपाइलर के पास रिक्वेस्ट जाती है कि भाई वो फंक्शन की डेफिनेशन जो है कंपाइलेशन पर ही प्रोवाइड करा दे, जिससे उस फंक्शन को एग्जीक्यूशन टाइम पर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इनलाइन फंक्शन क्या काम करता है, हमारे फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्पीड को कम कर देता है। तो बोलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट? इनलाइन फंक्शन समझ में आया आपको? ये डेफिनेशन इसको रीड करो कि इफ ए फंक्शन इज इन लाइन द कंपाइलर प्लेस ए कॉपी ऑफ द कोड, कंपाइलर कोड की कॉपी को करेगा, फंक्शन के कोड की कॉपी को एट ईच पॉइंट, जहां जहां भी हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, जहां जहां भी हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ओके वैभव, आपको समझ में आया इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन से आपके जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड है, वो एग्जीक्यूशन स्पीड आपके पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये कंसेप्ट छोटे फंक्शंस के लिए होता है। बड़े प्रोग्राम में जो अगर एक फंक्शन में ज्यादा स्टेटमेंट यूज कर रखी है तो वहां पे ये कंसेप्ट जो है आपका काम नहीं करता। तो अब आपको जो एग्जीक्यूशन स्पीड कम लगने से क्या होगा, तो अगर स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाती है तो उससे परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। हमने तो उसकी एक्यूरेसी के ऊपर भी हमें ध्यान देना होता है कि जिससे किसी भी यूजर को एक जल्दी से एक रिजल्ट मिले इसमें आपको। लेकिन हमें कुछ चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जो इनलाइन फंक्शन के द्वारा जो है आपके पास, कि हमें इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार इससे इंस्ट्रक्शंस को जब हम फेच करते हैं तो उससे स्पीड भी आपके पास जो होती है वो कम हो जाती है आपकी। मतलब यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि इनलाइन कंपाइलर के लिए रिक्वेस्ट है, कोई कमांड नहीं है। और दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, कि अगर हमने फंक्शन में कोई लूप वगैरह लगा रखी है, जैसे मान लो अगर आप फंक्शन के अंदर फॉर लूप या व्हाइल लूप कुछ भी आप ऐसा यूज करते हो, ठीक है, आप कुछ भी अगर आप इस तरीके से यूज करोगे, ठीक है, तो उसमें ये काम नहीं करता। अगर फंक्शन के अंदर आपके पास स्टैटिक वेरिएबल्स अगर आपने यूज कर रखे हैं तो भी ये काम नहीं करता। अगर आपका फंक्शन रिकर्सिव है तब भी ये काम नहीं करता। अगर आपने अपने फंक्शन के अंदर स्विच कमांड या गो टू स्टेटमेंट का यूज कर रखा है तब भी जो आपका इनलाइन फंक्शन है वो काम नहीं करता। ठीक है, तो ये तो मैंने स्टूडेंट आपको इनलाइन फंक्शन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपके पास स्टूडेंट आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट आपके पास आता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट अब आपके पास क्या होता है, आप डेफिनेशन जरा इसकी रीड करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। अब स्टूडेंट्स टॉपिक जब हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है आपके पास, एक्चुअली क्या होता है आपके पास, एन एक्सेप्शन इज ए प्रॉब्लम। एक्सेप्शन की एक प्रॉब्लम होती है, ये कब एग्जीक्यूट होती है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये सी प्लस प्लस एक्सेप्शन एक रेस्पॉन्स है किसको, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस को, कि दैट अराइज व्हाइल ए प्रोग्राम इज रनिंग, जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आप किसी नंबर को सिर्फ 0 से डिवाइड कर दो तो एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके पास एरर्स जो होती है ना, वो टू टाइप्स की एरर्स होती हैं। एक कंपाइल टाइम पे एरर्स आती हैं आपके पास, कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो रन टाइम के ऊपर आती हैं। और मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ रन टाइम एरर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि एक्सेप्शंस में ये एक एरर का टाइप होता है
जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस समय ये कंडीशन होती है, जब प्रोग्राम के हम किसी स्पेसिफिक कोड को हैंडल नहीं कर सकते तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कोड है, जैसे मान लो कि आप किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो उस केस में फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करेंगे। इन एक्सेप्शंस में डिवाइडेड बाय 0, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया इसके अंदर डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, या आउट ऑफ बाउंड एरे या आउट ऑफ मेमोरी, ऐसे कई सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके पास कंपाइल टाइम एरर, एक होता है रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम के वक्त अगर एरर आती है तो उसे कंपाइल टाइम एरर कहते हैं, जैसे लॉजिकल एरर हो गई, सिंटैक्स एरर हो गई, कोई आपने जो स्टेटमेंट है वो गलत लिख दी। और रन टाइम एरर्स के अंदर जो एक्सेप्शंस आती है कि रन टाइम के वक्त एरर आ जाने पर उसे एक्सेप्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिवाइड बाय 0, आउट ऑफ मेमोरी, ये रन टाइम एरर्स होती हैं आपकी। जब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तब भी एक्सेप्शन या रन टाइम एरर आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो कई बार आपके पास क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके पास स्टूडेंट एक्सेप्शन क्या करता है, आपके पास प्रोवाइड ए वे टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम टू अनदर। कि प्रोग्राम जो एक्सेप्शन क्या करेगा कि ट्रांसफर को कंट्रोल करेगा, ट्रांसफर कंट्रोल करेगा प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम 3 कीवर्ड्स की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं, ट्राई, कैच और थ्रो। ठीक है, मतलब कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए स्टूडेंट ट्राई, कैच, थ्रो स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राई आपके पास सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ट्राई की हम बात करेंगे। ए ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाइज, ए ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाइज a block of code for which particular exceptions will be activated. It's followed by one or more catch blocks. जिस सोर्स कोड से एक्सेप्शन आ जाने की संभावना होती है स्टूडेंट्स, हमने सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखा, उस सोर्स कोड से अगर कोई एक्सेप्शन आ जाने की कोई पॉसिबिलिटी हो, वो सोर्स कोड अगर यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, इस ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन को थ्रो किया जाता है। ट्राई से हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रो करेंगे। और थ्रो क्या होता है स्टूडेंट आपके पास, ए प्रोग्राम थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन ए प्रोग्राम शोज अप, दिस इज डन यूजिंग ए थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए हम करते हैं। ये एरर के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। थ्रो कीवर्ड के साथ दिए हुए पैरामीटर को हैंडलर पर पास किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पास बारी आती है कैच। कैच का यूज क्या होता है, थ्रो स्टेटमेंट द्वारा थ्रो किए गए एक्सेप्शन को कैच करने के लिए, थ्रो स्टेटमेंट द्वारा थ्रो किए गए एक्सेप्शन, मतलब स्टेटमेंट, इस थ्रो ने कोई स्टेटमेंट जो है थ्रो की, ठीक है, उस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हम कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। और कैच ब्लॉक पर हम क्या काम करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ए प्रोग्राम कैचेज एन एक्सेप्शन, a program catches an exception with an exception handler at the place in a program where you want to handle that program, जहां पे आप प्रोग्राम को हैंडल करना चाहते हो। assume a block will raise an exception, a method catches an exception using a combination of the try and catch keywords. A try catch block is placed around the code that might, ये क्या करेगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके पास ट्राई और कैच का, इसके अंदर यहाँ पे एक आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम हम फटाफट इसका हम कर लेते हैं। फाइल पे मैं जाऊंगा, यहाँ से न्यू पे जाऊंगा, एम्प्टी फाइल करूंगा, इसको मैं बंद कर देता हूं क्योंकि टाइम हो रहा है इसमें आज के लिए। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इस प्रोग्राम को मैं फटाफट सेव कर देता हूं। यहाँ से सेव पे क्लिक करो, यहाँ पे नाम देता हूं इसका exception1.cpp। यहाँ पे आप जाओगे इसके अंदर यूजिंग स्पेस std int main, यहाँ पे int a is equal to लिया आपने 5, int b is equal to लिया आपने 0, int c आपने लिया,
सी में आपने ए डिवाइडेड बाय बी कर दिया और इंट आपने यूज कर रखा है तो रिटर्न 0 आपने इसके लिए यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ से सेव कर दिया। मैं प्रोग्राम को यहाँ से, मैंने पहले वाले प्रोग्राम को भी बंद नहीं किया, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, यहाँ से रन कराऊंगा इसको। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे लिखा, आपके पास यहाँ पे इसमें हमने लिखा, अब यहाँ पे इसमें कोई आपका जो है, आपके पास देखिए यहाँ पे कोई भी इसमें आपके पास जो है इसने रिजल्ट शो नहीं किया। वो रिजल्ट इसलिए शो नहीं किया क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ प्रिंट भी अभी हमने नहीं कराया। ठीक है ना, तो मतलब वो मैं फिर इसमें आपको आगे जो इसी प्रोग्राम को हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, वो मैंने इसमें कुछ शो भी नहीं अभी किया है इसके अंदर। जस्ट एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया कि मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 5 ली, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ली और सी में मैंने ए बटा बी कर दिया। इसमें मैं 5 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो ऐसे में आपके पास जो कौन सी एरर आएगी, डिवाइडेड बाय 0। ठीक है ना, अभी हमने सिंपल सा इसके अंदर हमने प्रोग्राम बनाया, अभी मैंने इसके अंदर कोई जो है कोई ट्राई या कैच अभी मैंने इसमें कुछ भी यूज नहीं किया स्टूडेंट, अभी मैंने ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, वो इसको मैं कंप्लीशन में कल जब हम करेंगे तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि कल मैं क्लास आपकी कितने बजे लूं? वैभव आप कितने बजे फ्री होते हो? मुझे अपने अपने टाइम बता दो। भाई मुझे टाइम हो रहा है, फटाफट अपना कमेंट करके मुझे बता दो कि वैभव आप क्लास अपनी जो दूसरी ऑनलाइन क्लास है उससे कितने बजे फ्री होते हो आप, ताकि आपकी भी क्लास लग जाए। भाई कमेंट करके बता दो, सुन रहे हो मेरी आवाज? 3:25 मतलब 3:30 बजे तक फ्री हो जाती हो। गगन तो 3:30 बजे तक फ्री हो ही जाते हो। ठीक है, कल फिर इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे भी सेव कर रहा हूँ। ठीक है, कल इसको फिर हम आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे इसमें। ठीक है, आज के लिए भी हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। जितने भी C++ के वीडियो हैं ये यूट्यूब पे भी डल जाएंगे आपके। ठीक है, तो कल 3:30 बजे फिर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, गुड बाय।